सबको नमस्कार। आज मैं अपना एक नया विषय रखने जा रहा हूँ, इसलिए पहले मैं गांव के दो बाबाओं की चर्चा करेंगे। पहले बाबा थे अलखा बाबा, दूसरे बाबा थे उमा बाबा। और अलखा बाबा के साथ हम लोगों ने अपने जीवन की पहली शिक्षा यात्रा शुरू की। उन्होंने अपने शिक्षा यात्रा में, शिक्षण काल में कुछ विशेष बातें सिखाई, और वो था, जैसे ही पढ़ाई शुरू करना है, गणेश जी चले तुरंगा, 900 मोती झलके अंगा, एक मोती हर तालम ताला, सभी नचावत बंसी वाला। तो इस तरह से वो पढ़ाई शुरू करवाते थे। अब तो वो दुनिया में रहे नहीं, क्योंकि गांव के बाबा थे। अब वो उनकी केवल याददाश्त रह गई है। हम लोग उनको याद करते हैं कि पूरे गांव के बच्चों की प्राथमिक और पहली शिक्षा उन्हीं के माध्यम से हुई थी। दूसरे बाबा थे उमा बाबा। उनकी एक अच्छी कहिए या बुरी आदत कहिए, ये थी कि जो भी बच्चे मिलते थे, बड़े लोग भी मिलते थे, उनसे क्वेश्चन करना। और वो क्वेश्चन करते थे, उसमें एक क्वेश्चन मुझे आज भी याद है। वो पूछते थे, फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश क्या होता है? इंग्लिश शुरू करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? तो आज मैं उसी की चर्चा करूंगा, क्योंकि ये फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश आज के डेट में नहीं बताए जाते हैं, और जिसके कारण आज के बच्चे बहुत सफ़र करते हैं। दे हैव बीन फेसिंग अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। तो वो जब हम लोग जवाब नहीं देते थे तो वो बताते थे, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडी एंड ऑर्थोग्राफी। ये जो विषय था वो बड़ा स्पष्ट था, और वो जानना जरूरी था कि ये सब होता क्या है, ये सब होता क्या है। इटिमोलॉजी जो टर्म है वो हमको जानना जरूरी है, और जानना जरूरी है तो उसके लिए हमको निश्चित रूप से उसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चों को इस बात की जानकारी नहीं रहती है। और नहीं रहने का परिणाम क्या होता है कि बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। जब हम शब्दों को देखते हैं अपने आँखों के सामने में, तो हम उसको पहचान नहीं पाते हैं वो शब्द क्या है। जैसे हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो सबका ज्ञान है कि नहीं है, यानी नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक ये सब जानकारी है कि नहीं है। और यदि हमारे पास नहीं है तो हमारे लिए प्रॉब्लम होता है। दिस इज द व्हाई, and that is why I have tried my level best to find out the solutions through this very video. बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, हम लोगों को पता नहीं रहता है। इसलिए इटिमोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं शब्दों के उत्पत्ति का। The origin is to be judged. And when we go through the English dictionary, at the end of the particular word which we have been locating and we have been watching and verifying,
at the end we have some special information, and that very information is about the origin of the word. यदि हमारे पास वर्ड का ओरिजिन पता हो तो निश्चित रूप से उस ओरिजिन के माध्यम से बनने वाले शब्द जो हैं उसका ज्ञान हमें हो जाएगा, और यदि ये ज्ञान हो जाएगा तो हम काम को बड़ी आसान कर लेंगे। इसलिए हम सबों को ओरिजिन पर विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है। अब देखिए, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। द पुलिस हैव लाठी चार्ज ऑन द मॉब। ये इसमें जो टिपिकल वर्ड है लाठी चार्ज, अब इसको जब एनालाइज करते हैं देन वी कम टू अ कंक्लूजन लाठी इज अ हिंदी वर्ड while charge is an English word. Both the words have joined together to make a compound word, and if we fail to understand this very information and keep in our mind, it is quite difficult to go ahead. इसलिए हम सबों को origin of the word जरूर जानना चाहिए। दूसरा है सिंटैक्स। सिंटैक्स को यदि हम समझें तो इसको वाक्य विचार कहते हैं, और यदि हमारे पास वाक्य के विचार सही हैं, यानी वाक्य कैसे बनते हैं, वाक्य में क्या क्या चीज़ होते हैं, वो यदि इन्फॉर्मेशन हमारे पास है तो निश्चित रूप से हम बात को आसानी से समझ पाते हैं। सिंटैक्स को हिंदी में कहते हैं वाक्य विचार। वाक्य में जो शब्द लगे हैं वो शब्द सही हैं कि नहीं हैं, और उन शब्दों में ग्रामर सही है कि नहीं है। कहने का मतलब है कि हर शब्द का अपना जो कन्फिगरेशन है सेंटेंस में, अपना जो इम्पोर्टेंस है वो इम्पोर्टेंस एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। यदि करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो गड़बड़ है। हमको उसको जानना जरूरी है। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, सोहन राइट अ लेटर। सोहन राइट अ लेटर। अब यहाँ पर ये सेंटेंस गलत है। हम सामान्यतः मानते हैं कि सोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, उसके साथ राइट होना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं है वर्ब का बेस फॉर्म यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है। और ग्रामर का नियम है, सिंटैक्स का नियम है, सिंगुलर द सब्जेक्ट सिंगुलर द वर्ब, प्लूरल द सब्जेक्ट प्लूरल द वर्ब। यदि हम इस बात को ध्यान में नहीं रखें और हमें ये पता न हो कि वर्ब जो बेस फॉर्म में होता है वो सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है, बंधु, माय फ्रेंड्स, कीप इट इन योर माइंड, the first form of the verb is in plural number, and we have to recognize in that way. तो सेंटेंस गलत है। सेंटेंस गलत इन द सेंस है कि राइट नहीं होकर के राइट्स होना चाहिए। संयोग से इस को हम तैयार कर रहे थे कंप्यूटर पर, तो गूगल का जो AI है वो हमको कह रहा था कि राइट नहीं होगा, राइट्स होगा। हम बगल में लिख दिए हैं इनकरेक्ट, तब भी वो हमको AI इंसिस्ट कर रहा था कि नो, चेंज राइट इनटू राइट्स, बट द राइट सेंटेंस, द करेक्ट सेंटेंस इज सोहन राइट्स अ लेटर। और यदि हम इसको नहीं समझेंगे, यानी ग्रामर का जो रूल है, सिंटैक्स का जो रूल है, उसको यदि नहीं समझेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम होने वाला है। हम चाहते हैं कि हम कोई भी कभी भी कुछ लिखना शुरू करें तो ग्रामर के रूल को अपने दिमाग में रखें, और यदि सेंटेंस सही नहीं हो रहा है तो ये हमारे लिए घातक होने वाला है। तीसरा जो फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश का काइंड है
वो पंक्चुएशंस है। पंक्चुएशंस को दूसरे टर्म में कह सकते हैं पंक्चुएशन मार्क, यानी फुल स्टॉप है, कॉमा है, सेमीकोलन है, कोलन है, डैश है, हाइफन है, क्वेश्चन मार्क है, नोट ऑफ एक्सक्लामेशन है, स्लैश है, एस्टेरिक्स है, इन्वर्टेड कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमास है और यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स है। यदि हमें सबकी जानकारी न हो, इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू गो अहेड। कैपिटल लेटर्स का भी यूज़ फिक्स है और फुल स्टॉप का भी यूज़ फिक्स है, कॉमा का भी फिक्स है, सेमीकोलन का भी फिक्स है और राइटिंग पार्ट में इसका बहुत इम्पोर्टेंस बनता है। हम ध्यान रखें कि जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं उसकी जानकारी हमारे पास हो, और यदि होगी तो हम निश्चित रूप से जीवन में अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद है प्रोसोडी। प्रोसोडी में आपको राइम रिद्म जिसको कहते हैं, टोन कहते हैं, सेंटेंस का टोन कैसा है, सेंटेंस में वर्ड्स का टोन कैसा है, सेंटेंस में वर्ड्स का एसिमिलेशन कैसा है। इफ these are assimilated together and have a good configuration, the sentence would be a lovely one. I am giving you one example from a poem, My Love is a Red, Red Rose. Here we have the repetition of R sound, and we recognize this very sentence as a rhythmic sentence. It is not a rhyming condition, it is the rhythmic condition, and it gives a good tone and good music to our ears. So it is required to have the knowledge of this very part of our writing structure. When I was writing all these things on the computer, again the A was objecting, red, red rose, this is wrong. Then I wrote it's a first line of a poem and the title of a poem, and with the help of that title we can come to a conclusion. It is a complete structure that we have to understand. Then the last part is we have just last part is orthography. In the orthography we know about the formation of words. If we go through the abstract noun, in the abstract noun you will find conversion of the verb into abstract noun and other nouns into abstract noun. It gives a feeling, it can't be touched at the same time. Some other points are there. I'm giving you an example. Pen, pen is a noun and pen is a verb. It is used under both the circumstances, whether it is as a noun or as a verb. Under both the, I'm giving you an example. He is penning a poem. Here penning is a principal verb. So pen has become a verb. All these things must be within our control, and only then we can go ahead. Thank you for viewing, and I will undertake another topic in the next video. Thank you.